काफ़ी बढ़ रही हैं, हर रोज़ शिकायतें लगातार सुन रहे हैं, सब तरह से बदलाव हो गया है। क्या इसका डिजिटल संस्करण नहीं है? इसका जो समस्याएं आप सुनते हैं, क्या इसका डिजिटल संस्करण डिजिटल है जी। सीएम विंडो भी बनी हुई है सरकार ने। ये तो माननीय मनोहर लाल जी की पहली सरकार है जिन्होंने डिजिटल संस्करण बनाया और ये सीएम विंडो बनाई। आज से पहले कई लाख जो आपको भी लगाना पड़ रहा है मंगलवार करना, कोई क्या बुराई है। मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कितने लोग हैं, समस्याएं कुछ कम नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी, तो डे बाई डे कम हो रही है। मैं लगाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है लोगों के बीच में रहना, मेरा बचपन से रहा हूँ। संगठन के कामों से थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं पीछे कम समय दिया, लेकिन मुझे लोगों का अपना भी था, लगाव था। आप मीडिया के लोग भी कई बार टोकते थे कि संजय जी आ नहीं रहे, सिर्फ वो संगठन की जिम्मेवारी। तो मैंने कोरोना में कसर पूरी निकाली है। कोरोना संक्रमण काल में मैं सबसे अलग ही पूरा कोशिश की है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखूं। कई बार वो चूक भी सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन मैं निरंतर लोगों के बीच में बना रहा। बॉडी की पिछले जो टर्म थी वो केंद्र सरकार की हो चाहे हरियाणा सरकार की हो, एक मुद्दा बड़ा जोर जोर से उठाया गया कि गांव को गोद लिया जाएगा, सांसद हो विधायक को लेंगे। लेकिन अब की बार 1 साल हो चुका है, ना तो सांसद ने गोद लिया ना विधायक ने गोद। क्या छोड़ चुके हैं? नहीं, मैंने गोद ली है, भट्टी कल्याणा गोद ली है। लेकिन जब मैंने गोद लिया उसके बाद ये कोरोना का वो रहा, डेवलपमेंट कार्य सारे रुक गए थे। अभी ये ख़त्म हो गया तो 100% मैंने गोद ले रखा है। पट्टी कल्याणा गाँव समालका का है, जो हमारी लोकसभा का उधर से आते सबसे पहला गाँव है, मैंने गोद ले रखा है। और आपके अलावा भी विधायकों ने भी कोई गाँव गोद लिया? मेरे विधायक ही बता पाएंगे, मेरे उनसे पूछा नहीं है। आपने पूछ के अगली बार बता दूँगा। सबसे बड़ी बात जो आपके मुझे लगता है कि जरूर आनी चाहिए, पिछले काफ़ी समय से नेशनल हाईवे का काम, और मैं चाहता हूँ, ये पहली बार बोल रहा हूँ मैं, अभी आज से पहले मैं बोला नहीं, क्योंकि आपने डेवलपमेंट को लेकर ये मुद्दा उठाया। तो नेशनल हाईवे का काम किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के डिफरेंसेस के कारण, मैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, काम 1.5-2 साल से रुका हुआ था, जिसको मैंने पार्लियामेंट में उठाया और जिसको मैंने व्यक्तिगत रूप से फॉलो किया। ये 2-3 महीने 4 महीने हमारे कोरोना काल में, क्योंकि काम सारे सिविल वर्क सारे रुके हुए थे, ख़त्म हो गए। अभी आप जाके देखेंगे पूरी तेज़ी से नेशनल हाईवे का जो NH-44 है हमारा, उसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। मुद्दा तो आपने पानीपत टोल का भी उठाया था। पानीपत टोल का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि दुनिया का ये पहला फ्लाईओवर है जिसको बिना प्रयोग में किए हुए हमें टोल भरना पड़ता है। तो वहाँ पर मैंने उस फाइल के ऊपर जो मैंने मुद्दा उठाया, मेरा फ़र्ज बनता है मुद्दे उठाने का। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के हित के जितने भी मुद्दे हैं मैं मुद्दे उठाऊंगा। क्या हो सकता है कुछ मुद्दों में मैं सफल हूँ और कुछ मुद्दों में मैं असफल हूँ। मैंने कर दिया ऐसा तो मैंने शायद कभी बयान नहीं दिया होगा। मुद्दे उठाऊंगा, आखिरी दम तक उठाऊंगा। जितना लोगों ने मेरे को विश्वास किया मेरे के ऊपर, और ये मुद्दे उठाने के लिए किया विश्वास, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा उसके अंदर। नेशनल हाईवे में सफल हो गया, टोल में सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे कारण है यूपीए सरकार की भ्रष्ट नीतियाँ। यूपीए सरकार उस समय LNT वालों के साथ क्या समझौता करके गई है, बिना उपयोग में किए हुए भी टोल भरना पड़ता है पानीपत वालों को, ये करके गई है वो फैसला। आज LNT वाले कहते हैं हमारा क्या कसूर है, हमने जो कैलकुलेशन करी उसमें पानीपत का टोल भी पड़ता है। या तो हमारा रिवेन्यू लॉस है, या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार। मैं उनके साथ भी मीटिंग कर चुका हूँ, नेशनल हाईवे वालों से भी कर चुका हूँ कि हमारा रिवेन्यू लॉस जो है वन टाइम आप सेटलमेंट कर दो, हम पानीपत वालों से टोल नहीं लेंगे। मीटिंग के अंदर बाकायदा बात हुई है। ऐसी बात नहीं, मुद्दे का असर है। हमारे यहाँ पर यमुना के साथ साथ जो यमुना एक्सप्रेसवे बनना था, किसी पुराने समय में हम सुनते थे योजना बनी थी, ठप हो गया। मैंने उसको लग के दोबारा से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मनाया मैंने केंद्र सरकार को। मैंने कहा कि अगर वो बन जाएगी तो GT रोड के ऊपर जो NH-44 है उसका जितना बड़ा रश का है वहाँ बट जाएगा और 2-3 स्टेटों के साथ फ़ायदा होगा। यहाँ हरियाणा के साथ होगा, यूपी के साथ होगा, आगे हिमाचल के साथ होगा। जो आज यमुना एक्सप्रेस ले जाएगा और जिसके ऊपर बहुत लंबा खर्चा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़मीन भी एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी आपको, बहुत आसानी से बनेगा। उन्होंने दोबारा से बनाना शुरू किया है। मुद्दे मैंने उठाए, एक मुद्दा थोड़ी उठाया, मैंने वक्फ की संपत्तियों को लेकर मुद्दा उठाया, जो सिर्फ करनाल और पानीपत की समस्या नहीं थी, हरियाणा की थी, पंजाब की थी, जम्मू कश्मीर की थी। उन्होंने सबने मुझे अप्रिशिएट, वहाँ के सांसदों ने भी किया
कि आपने बड़ा रेलेवेंट मुद्दा उठाया कि चोर दरवाजे से जाती हुई कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने 2013 में चुपचाप तुष्टीकरण की नीति से ये वक्फ बोर्ड का काला कानून पास करके गए थे। अगर कानून के बारे में बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी है। मैंने उठाया मुद्दे, मैंने पार्लियामेंट में बहुत उठाए हैं। ये जो फिल्म मेकिंग वाले लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं, किस तरह से समाजों को बांटते हैं, किस तरह से जो जाट समाज के बहुत अग्रणी नेता, महापुरुष जिसको हम कहते हैं, महाराजा सूरजमल, जो किले की तरह जिन्होंने हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा की, उनके प्रति भ्रांति पैदा करने वाला उठाया। उन्होंने कोशिश करी कि जो मराठा समाज और उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा का, इतिहास को गलत मत दिखाओ। आपकी फिल्मों पे लोग विश्वास करते हैं। मैंने मराठों की वीरता के साथ साथ महाराजा सूरजमल जी की जो देश की सेवा की भावना थी वो मैंने उठाया। ऐसे बहुत ज़्यादा मुद्दे मैंने पार्लियामेंट में उठाए जहाँ मुझे टाइम नहीं मिला। उसके अलावा भी मैंने अनेक कॉरेस्पॉन्डेंस, कभी आप पूछेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा कितना मिनिस्ट्रीज के साथ पत्र व्यवहार रहता है, रेगुलर फॉलोअप रहता है। मेरे एक सहयोगी परमानेंट जितने करनाल पानीपत से जुड़े हुए इश्यूज हैं उनको लेके वो उठाते हैं पार्लियामेंट के। जनता समस्याओं का समाधान है, हाँ जी, तो खाना एक अच्छी बात है, लेकिन ये मुद्दे कब तक पूरे होंगे? आपके सामने, आप सुबह से आप यहाँ पर बैठे हैं, जो समस्या आपके सामने आई, जो इस टेबल पे हल होने की थी उस टेबल पे होके हल होंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हल होने वाली है वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हल होंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हल होने वाली है। हम समस्या मान लीजिए रोंडा से रेल लाइन के लिए बात लोगों की समस्या है, ये समस्या है। यहाँ पर गाड़ियों के स्टॉपेज की समस्या है, यहाँ से पानीपत से असंध की रेल लाइन बने किसी समय चलते, ये समस्या है। समस्या तो है, लोग रेल से जाए, लेकिन जब हम दूसरी तरफ वो पक्ष को रखते हैं, वो अपने इश्यूज बताते हैं कि इसके अंदर फिजिबिलिटी नहीं बनती इस रेल लाइन की, इसलिए दिक्कत है। पानीपत मेरठ लाइन जो काफ़ी समय से अप्रूव हुई, जिसका बजट भी अप्रूव हो चुका, वहाँ ये दिक्कत है। एक क्षेत्र के लोग कहते हैं हमारे एरिया से लाइन होकर निकले उत्तर प्रदेश में, दूसरे कहते हैं हमारे एरिया से। कई समस्याएं होती हैं, समस्याएं तो हैं, लेकिन उसका सलूशन समयबद्ध होता है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि आज किसी ने समस्या बताई शाम तक वो सलूशन होगा। जो शाम तक, अभी जो थाने के अंदर जो आ रही थी दिक्कत, एक मेरी बहन को नजायज तंग किया जा रहा था, उसका आपके सामने फ़ोन किया और वो मौके पे ही हल होगी समस्या। उन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब, आप इनको बोलो। तो जो मौके पे हल होने वाली है मौके पे हल होती है, जो 10 दिन में हल होने वाली है 10 दिन में होगी, जो 10 साल में हल होने वाली है वो 10 साल भी उसको लगेगी। तो भाटिया जी, गरोंडा के लिए कोई आवासीय योजना शुरू करने जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट? कोई एक ज़मीन एक्वायर वगैरह यहाँ हुई? नहीं, अगर देखिए, ये एक माननीय मोदी जी का एक सपना है कि 2022 तक सबके ऊपर छत हो, कोई भी घर ऐसा ना हो कोई छत हो। अभी आपके सामने मेरी बहनें आई थी, गाड़िया लोहार समाज से जो संबंध रखती हैं। हमारा ये है कि वर्षों से ये सड़कों के ऊपर बैठे हैं। मोदी जी चाहते हैं जो डीएनटी समाज के लोग हैं, वर्षों से जिनके ऊपर आज भी 100 गज के प्लाटों के लिए उस स्कीमों के तहत रोज गाँव में झगड़े होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वैक्सीने का मामला भी आपके सामने आया है। तो आप ये देखिए कि उन लोगों की सोचते हुए मोदी जी ने योजना बनाई है, तो एक नहीं, ऐसी तो कई आवासीय योजनाएं बनाई। गरोंडा के लिए या आपकी संसदीय क्षेत्र के लिए कोई ज़मीन एक्वायर हुई है क्या? मेरी जानकारी में नहीं, आप बता रहे तो जरूर हुई होगी। आपकी जानकारी हम में तो आपसे जानकारी ले रहे हैं। मेरी जानकारी में अभी एक्विजिशन होती तो अखबार में नोटिफिकेशन होती, ऐसे चोरी छिपे तो कोई ज़मीन एक्वायर होनी नहीं। सेक्शन 4 लगना है, 6 लगना है, 9 लगना है और अवार्ड लगना है, और सबसे पहले अखबार के अंदर ही पब्लिश होता है वही इस खसरा नंबर और किला नंबर पर ये सेक्शन 4 लगाया जाता है। अगर कोई नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। अभी 2000 पीटीआई आज सड़कों पे, आपसे बड़ी उम्मीद है। पिछली सरकार ने जो कर दिया, गलत भर्तियाँ करी हैं, उनका टेंडर करें, लेकिन एक उन अध्यापकों का जिन्होंने 40 साल 20 साल नौकरी करी, उनका कुछ नहीं लगता। 40 साल से नौकरी तो नहीं करे, नौकरी तो 10 साल के करे। पीटीआई के जो हेड है वो अभी यहीं खड़े हैं, यहीं आसपास खड़े होंगे, अभी मिल जाए, वो भी अभी आए हो, रेगुलर मेरे टच में है। उनका मैं कोशिश पूरी तरह से उनके लिए कर रहा हूँ कि उसके अंदर क्या सरकार के लेवल पर क्या हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला कर दिया, उसके बाद आपको क्या लगता है सरकार के हाथ में क्या रहती बात? फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि जिसमें कोर्ट की भी अवमानना ना हो। मैं बोलूं हम ये कर दें, अभी यही चीज़ वायरल होगी और आप लोग में से 2 साथी बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर संजय भाटिया हो गए और वो ये बात बोल रहे हैं। तो कुछ ना कोई रास्ता, क्योंकि मैंने उनकी दिक्कतें महसूस की हैं।
मेरे परिवार है, वो मेरे को अपने भाई की तरह मानते हैं। उनका कोई ऐसा एजिटेशन डेलीगेशन ऐसा नहीं। मैं तो वो धरने पे बैठे, मैं उनके साथ ही बैठ के आया हूँ। मैंने उनसे बातचीत की है, तो सोल्यूशन निकालेंगे। आज भी बुला रखा है, अभी पानीपत जाते हुए मेरे साथ ही जाएंगे, तो अपन देखते हैं रास्ता बनता है। पानी पेट्रोल की बात करें, डीजल और पेट्रोल की बात करें, बीजेपी विपक्ष में रही है, 8 दिन में मोटर सड़कों पर आ जाती थी, 50 रुपये लीटर हो गए थे, सड़कों पर आ गई। आज देखिए ऊपर चला गया। देखिए जो अर्धनगर होकर प्रदर्शन कर रहे हैं अभी कांग्रेस वाले, बीजेपी ने भी किया। उनको सुनो, उनको पहले तो ये बोलो, मेरा आपसे आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम हम तो गलत है बीजेपी वाले, हमने तो रेट बढ़ा दिए। तुम तो बहुत बड़े अच्छे इंसान हो, तुम बहुत बढ़िया हो। जो ये हमारे आसपास, हरियाणा के आसपास जो ये सरकारें कांग्रेस की हैं, चाहे वो राजस्थान की है, चाहे हमारी जो दिल्ली की है, या ये आपके पास में वो है पंजाब की है, उनसे रिक्वेस्ट है पहले थोड़ा हरियाणा से रेट कम कर लें। पहला काम तो ये कर लें, प्रदर्शन बाद में करें कि उनके मुख्यमंत्रियों ने लोगों का ज़्यादा रेट बढ़ा रखा है। पहली रिक्वेस्ट तो उनसे। दूसरी बात, कोरोना संक्रमण काल से हमारा देश निकला, उस कोरोना संक्रमण काल में आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस, समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, व्यापारी उद्योगपति सब नुकसान में गए। अगर वो नुकसान में गए तो सरकार का रेवेन्यू भी कम हुआ। ऐसे समय में, और अभी जब हम आज आपने कल देखा रशिया के साथ बहुत बड़ी डील हुई, आज डील हुई, उससे पहले यूएस के साथ हुई। इस समय जो चाइना के साथ जो इशू चल रहा है उसको उसकी भाषा में जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। जब पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसकी भाषा में जवाब दिया, उसके बाद ही उसको सांस आया, ठंडा हुआ। नहीं तो रोज़ की वो ठुक ठुक रखता था। तो मोदी जी को एक बार लोहार की ठुक ठुक उसको बतानी पड़ेगी। तो वो ठुक ठुक जब तक उसको पता नहीं लगेगी, चाइना को भी, उसके लिए ऐसा समय चल रहा है। और कांग्रेस वाले देश को ताकत देने की बजाय मैं तो कहता हूँ कम से कम और किसी से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से थोड़ा सा ज्ञान ले लो, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को जब पाकिस्तान से युद्ध जीता था कितना महामंडित किया था, और 2 टूक इंटरनेशनल राजनीति को जवाब दिया था कि इस समय हम हिंदुस्तान के साथ हैं, इंदिरा जी के साथ हैं। कम से कम उनको तो सोच लें। और ये हमारी ही सेना से प्रूफ मांगते हैं। एयर स्ट्राइक तो हुई नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक तो हुआ नहीं, और ये चाइना की बोली बोलने लग जाते हैं, कभी पाकिस्तान की बोली बोलने लग जाते हैं। कभी तेल और ये डीजल के ऊपर ये मगरमच्छी आंसू ना बहाएं। चिंता ना करो, जितना भी पैसा तेल और डीजल से आएगा ये सब लोग उससे पैसा देने वाले लोग हैं। इनको एक बात की खुशी है कि हमारा पैसा कम जाए ज़्यादा जाए, लेकिन जा ईमानदार आदमी के हाथ में रहे, जा मोदी जी के हाथ में रहे। इस तरह का आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा ना, मैं ये सोच के बता रहा हूँ, मेरी ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ये मेरी आत्मा की आवाज़ है, मेरी कॉन्शियस की आवाज़ है। हर आदमी को इस बात की खुशी है कि मेरा डीजल पेट्रोल का रेट कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको पता है अगर फालतू पैसा भी जा रहा है तो मोदी जी के हाथों में जा रहा है, जो इस देश को मजबूत करने वाले हैं। इनकी तरह घोटाले करके, स्कैम करके देश को खोखला करने वाली कांग्रेस का राज नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं, परेशानी आदमी के खुद के मन में है। कई बार आदमी जो है ना खुद को ही अनुभव को उसको पूरी दुनिया का मान लेता है। हमारे सामने जितने भी लोग कंप्लेंट लेके आते हैं 100 में से 100, ये जरूरी नहीं होता कि वो अपने पार्ट पर ठीक है। कई बार उनके द्वारा ही दूसरे पक्ष पे जाति की जाती है। ये मामला इन्वेस्टिगेशन का ही होता है, क्या सच है और क्या झूठ है उसके सामने। हम इस बात से अंदाज लगा लें कि हमारे पास कंप्लेंट आ रही है तो पुलिस वाला ही दिक्कत कर रहा होगा। हमारे में से कई बहुत शार्प आदमी हैं जो पुलिस वालों का भी तेल निकालना जानते हैं और अपोजिशन का भी निकालना जानते हैं। तो इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं कौन सा पक्ष ठीक है। हाँ, अगर किसी चीज़ के कोई लालच में, जो अभी मेरे को जानकारी मिली, अभी आपके सामने मैंने फ़ोन किया, डीएसपी साहब ने बोल दिया कि इस मामले में इनको कोई कमी नहीं, इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनका कसूर नहीं, परिवार का कोई व्यक्ति गलती कर गया, अपराध कर गया तो उसमें इनका कंसर्न नहीं। लेकिन कोई अगर आई हो उस नाते से ये अपना अहंकार जताए कि मैंने नाम निकाला, मैंने तो कुछ है नहीं, या तो सिस्टम है या तो संजय भाटिया भी कुछ नहीं है। अगर वो सही है तो भाई आपको भी निकालना पड़ेगा, चाहे कलम की ताकत आपके पास है। हाँ, कलम की ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग भी हैं, क्लियर कट बता रहा हूँ। जो आदमी 10 लाख 20 लाख रुपए की रिश्वत देकर नौकरी लगाओ, किसी भी सरकारी पोस्ट पर लगाओ, उससे ईमानदारी की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है।
और जो ईमानदारी से लोग लगे हैं, और ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं, ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निर्वहन भी करना चाहते हैं और फिर भी करप्ट कर्मचारी अधिकारी उनको नहीं करने देते। ऐसे लोगों का साथ देने के लिए मैं आपकी मीडिया से भी आग्रह करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं और पूरे सिस्टम को। और हमें इस बात का गर्व है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने, आलोचनाओं की परवाह न करते हुए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की परवाह न करते हुए सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास किया है। यही नौकरियां बिका करती थी, यही ट्रांसफर बदलियों का उद्योग धंधा था जिसके पैसे लगा करते थे। आज वो कहाँ है? आज कहीं भी नहीं है। आज ईमानदारी से एक पढ़ने वाले, लिखने वाले गरीब परिवार के बच्चे को भी अपनी काबिलियत में नौकरी मिल रही है। इससे बढ़िया सुखद अनुभव हरियाणा में आज से पहले नहीं हुआ। अब इसमें करने हैं, मेरा खुद का सगा भतीजा, मेरे बड़े भाई का बेटा मेरे पास फार्म अटेस्ट कराने के लिए आया। मोहर उसने पहले लगा रखी थी एमपी वाली। मैं कहा किस चीज़ के फार्म है ये, क्या साइन है? मुझे लगा वो फार्म भरना होगा। कहता चाचा मेरी ज्वाइनिंग है। किस चीज़ की? मेरी जेई की ज्वाइनिंग है। मैंने टेस्ट भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी कर लिया। मुझे नहीं पता कब उसने टेस्ट अप्लाई किया, कब टेस्ट क्लियर किया और कब लगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई इस तरह की जेई की वैकेंसी निकली थी और वो क्लियर करके आया हुआ है। इससे बढ़िया उसको पता है उसका चाचा एमपी है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा। तो इंटरव्यू के लिए तो बहुत लोग आते हैं, भाई साहब हमारा रोल नंबर भेज दियो कर। उसने मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं, मुझे नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू है करा दियो। जब सब कुछ हो गया, मेरे को सिर्फ फार्म अटेस्ट कराने के लिए आया। इससे अच्छा उदाहरण आपको क्या मिलेगा? हालांकि आप ये भी सोच सकते हैं एमपी का भतीजा तो नंबर पढ़ क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप ये देखो, और जो पुराने समय की सरकारें देख लो, अपने परिवारों के बच्चों को SCS ऑफिसर लगा दिया था। और मेरा जो भतीजा है, मास्टर डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी, M.Tech है, लेक्चरर रहा। ये भी उसने सिर्फ इसलिए ज्वाइनिंग कर रहा है क्योंकि उसने आगे पढ़ना है, उसको आगे और पेपर देने हैं। कि मैं अपने बल पे, मेरे माता पिता पे मेरी पढ़ाई का खर्चा ना पड़े, इसलिए उसने ज्वाइनिंग करी।